हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं गणित के कुछ क्वेश्चन। जैसे कि प्रीवियस सेशन कल मॉर्निंग में हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के कुछ बेसिक क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो उसी सीरीज को आज हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले और कुछ क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उससे पहले यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप किसी भी प्रकार के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए CDP, EVH, मैथ्स पेडागोजी, किसी भी प्रकार के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए संपर्क कर सकते हैं 8770803840। आप चाहें तो वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी क्विज प्रैक्टिस आप वहां जाकर भी लगा सकते हैं। वेबसाइट है www.globalworldacademy.com। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक वहां से ले सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी सारी क्विज अवेलेबल है, आप वहां जाकर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ सेशन हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके थे, नए क्वेश्चन को आज से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ये पूछा गया है 6,000 रुपये आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 7% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिए गए थे। ठीक है, 6,000 रुपये की राशि है। इसको कुछ राशि का जो भाग है 5% पर दिया गया है, कुछ हमें यहाँ पर 7% पर दिया गया है। 4 वर्षों के बाद कुल ब्याज 1,600 रुपये मिल रहा है। तो 5% साधारण ब्याज की राशि पर जो राशि दी गई थी वो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 6,000 के 2 हिस्से करें। अब आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ऐसा करिए कि एक राशि को मान लीजिए x और दूसरी राशि को आप यहाँ पर मान सकते हैं 6,000 माइनस x। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा। ये होती है एक पहली कंडीशन। यदि हम लोग बात करें तो पहले आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं कि आप 2 राशियां मान ले, एक राशि x है और एक राशि y है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका टोटल 6,000 रुपये। ये तरीका भी आप यहाँ पर अपना सकते हैं। इसमें क्या होगा, 2 इक्वेशन बनेगी और ये बिल्कुल साधारण एक स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको सही लगता है वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। हम लोग पहली स्टेप को फॉलो करके करते हैं। देखो, एक राशि हमने मानी x रुपये, दूसरी हम लोगों ने मान ली यहाँ पर 6,000 माइनस x रुपये। ठीक है, पहली राशि को 5% की दर पर दिया गया, दूसरी राशि को 7% की दर पर दिया गया। कितने वर्षों के लिए दिया गया, दोनों ही राशि को 4 वर्षों के लिए दिया गया। टोटल जो ब्याज प्राप्त हुआ है कितने रुपए का प्राप्त हुआ है, 1,600 रुपए का प्राप्त हुआ है। तो आपको ये वाली राशि यानी कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तब तक यदि आपका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने क्या आंसर किया है। ठीक है, ये 1,600 रुपये की राशि है। पहली राशि हमने मानी थी x कितने परसेंट की दर पर, 5%, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए, डिवाइड बाय 100, और दोनों राशि का सम बताया गया। दूसरी राशि हम लोगों ने मानी थी कि 6,000 में से x माइनस कर दो, कितने परसेंट के लिए, 7% की दर पर, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए, बटा 100, क्योंकि फॉर्मूला लगा रखा है हम लोगों ने, है ना। अब हम लोग 100 को उधर लेकर जा सकते हैं। तो ये 1,600 इंटू 100 उधर पूरा का पूरा हमने उधर ही ट्रांसफर कर दिया इन दोनों 100 को, क्योंकि बटे में दोनों चीज़ें कॉमन है। 5 का 4 में गुणा करेंगे कितना बनेगा, 20x बनेगा। ये राशि कितनी है, 6,000 माइनस x है। 7 का 4 में गुणा करेंगे कितना बनेगा, 28 बनेगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितनी जीरो बन गई, 4 जीरो लग जाएगी। 20x हमारा अभी एज इट इज रख देते हैं। 6,000 का 28 में गुणा कर लेते हैं, 3 जीरो एज इट इज रख देंगे यहाँ पर। 6 8 48, 6 दूना 12 और 4 16, है ना। 1,68,000 रुपये, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 28x। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, ये हमारा 1,60,000 रुपये है। ठीक है, 1,60,000 रुपये, इसमें से आप माइनस कर देंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे 1,68,000 रुपये को, और इधर आप माइनस कर देंगे 20x में से 28x को। तो यहाँ पर माइनस का बच जाएगा आपका 8,000 रुपये। 1,68,000 में से 1,60,000 रुपये जाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, माइनस का 8,000 रुपये, और इधर बच जाएगा आपका माइनस का 8x। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1,000 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली। लेकिन यदि वो प्रश्न में पूछ लेता कि 5% साधारण ब्याज की दर पर, जैसे अभी पूछा गया था, अगर हमसे पूछता 7% पर कितना होता, तो यदि हमें ये पता चल गया कि टोटल 1,000 रुपये यहाँ पर लगे, तो 6,000 में से आप यदि 1,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। ठीक है, तो 5% पर यहाँ पर लगाए गए हैं 1,000 रुपये। ठीक है, और 7% पर बोले तो 7% पर कितने लगाए गए हैं, निवेश कितना किया गया, 5,000 रुपये राशि का निवेश किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। बेसिकली सिर्फ हमने वो PRT वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू को पुट किया था। ठीक है, और राशि हमने मान ली, एक x हो गई और एक कितनी हो गई, 6,000 माइनस x हो गई। तो आप इसको देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर मूव करेंगे।
देखो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 6,40,000 रुपए पर 2 वर्ष के अंत में वार्षिक तौर पर संयोजी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 14,400 रुपए। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पर क्या होगा? देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि कल हमने एक ट्रिक देखी थी कि जब हमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना हो या फिर अंतर दे रखा हो, मूलधन निकालना हो, दर निकालना हो, है ना, तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्या पूछा गया है? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का एक फॉर्मूला होता है, या हम लोग लिख सकते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, है ना, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ये 2 वर्ष वाला फॉर्मूला है। मूलधन दर बटा 100 का होल स्क्वायर, ये कितने का होता है? 2 वर्ष का होता है। तो देख लो राशि कितनी दे रखी है? 6,40,000 रुपए। ये 6,40,000 रुपए की राशि हम लोगों ने लिख ली। दर कितनी है? दर हमें नहीं पता है, ठीक है। दर एज इट इज 100 इंटू 100 को 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ आर का स्क्वायर है तो सिर्फ आर का स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि 100 को तो हमने 2 बार ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? आर का स्क्वायर हो गया। और राशि का जो अंतर है वो कितना दे रखा है? राशि का अंतर हमारा 14,400 रुपए का है, ठीक है। अब यहाँ पर अब जो जो चीज़ें कट हो रही है उसको कट कर लेंगे। 4 जीरो है तो ये 100 की जो 4 जीरो है इससे कट हो जाएगा। ये कितना बचा? 144,000 डिवाइड बाय 64। और इधर क्या बचा हुआ है? आर का स्क्वायर। अब आपको पता है कि बराबर के इधर स्क्वायर है, तो आपको बराबर के इस साइड भी आपको ये चीज़ें स्क्वायर में लानी पड़ेगी। अब आपको 144 देख के लग रहा होगा कि 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। मान लो आप इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 144 इंटू 100 हो जाएगा, राइट। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। 100 किसका होता है? 10 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको 120 लिख सकते हैं, फिर 12 इंटू 10 भी लिखोगे तो वो 120 ही बनेगा। ये 12 इंटू 10 हो गया, है ना। और 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इस पूरे का क्या कर लेंगे हम लोग? यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120/8 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। 8 एकम 8 और ये कितना बचा? 4, 8 5 40। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू हम लोगों की यहाँ पर आ गई है 15%, राइट। लेकिन अभी हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे ये पूछा था कि आप पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। तो पहले यहाँ तक समझ लो, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें 2 स्टेप और करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला है 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर को निकालने का। प्रश्न में हमने अंतर ले लिया था, ठीक है। हमें क्या निकालनी थी? दर निकालनी थी। दर हम लोगों ने निकाल ली। दर कितनी आ गई? दर हम लोगों ने निकाली 15%, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज को निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? PRT डिवाइड बाय 100। P की वैल्यू कितनी है? 6,40,000 रुपये हमको दे रखी है। R की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमसे बोला है पहले वर्ष का निकालिए। पहले वर्ष का तो यानी कि समय कितना हो जाएगा? 1 वर्ष हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगा? आपका पहले वर्ष का साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। आपको सिर्फ 6,400 में 1500 का गुणा करना है, ठीक है। तो ये 2 जीरो एज इट इज़। 15 चौक 60, 15 1 75, 15 6 90, है ना। 90 और 6 कितने होते हैं? 96। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 96,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 96,000 रुपये। और अगर पूछ लेता कि दर कितनी निकाली आप लोगों ने, तो हम लोगों ने निकाल ली है दर 15%, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाया? हमने लगाया PR/100 का होल स्क्वायर। ये कितने वर्ष के लिए था? ये 2 वर्ष के अंतर के लिए था। यदि हमसे पूछा 3 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये एज इट इज़। यहाँ तक तो बिल्कुल एज इट इज़ है, लेकिन तीसरे वर्ष के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 300 प्लस R/100, ठीक है। तो ये 3 वर्ष का फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। इन दोनों का ध्यान रखना, प्लस नहीं करते, इनटू करते हैं। PR डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर और अगले ब्रैकेट में 300 प्लस R डिवाइड बाय 100। ये 3 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? 2 समान धनराशियाँ जो है 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 3.5 वर्ष और 4.5 वर्षों के लिए उधार दी गई। 2 समान धनराशियाँ, वो कोई भी धनराशि हो सकती है, x मान लो या कोई भी चीज़ मान लो। 11% की दर लगी है उनके ऊपर, है ना। समय अलग अलग है, अब की बार 3.5 और 4.5 वर्षों के लिए। और अब की बार हमको ब्याज का अंतर दे रखा है। दोनों ही अवधियों में साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 412.50 रुपये। तो प्रत्येक धनराशि कितनी की है, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन किया था, उसमें समय समान था लेकिन दर अलग थी। अब की बार दर समान है और समय अलग है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, SI वाला ही, साधारण ब्याज वाला ही। मूलधन गुणित दर
गुणित समय बटा 100। ठीक है, आपको कितना बता रखा है, जो राशि है इसका अंतर कितना है, 412.50 रुपये है। मूलधन हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं एक्स करके कोई मूलधन होगा। ठीक है, दर कितनी है, 11% है। समय पहले वाले का कितना है, 3.5 वर्ष है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, 3.5 वर्ष। अंतर बताना है, दूसरी राशि कितनी है, 4.5 वर्ष है ना, 4.5 वर्ष के लिए उधार दी गई थी, तो ये यहाँ पर एक्स दर वो की वही रहेगी। ये कितना है, 4.5 वर्ष के लिए, डिवाइड बाय 100। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप देख लो, यहाँ पर हम लोगों ने दशमलव हटाई, 2 जीरो बढ़ा दी, तो ये 100 दोनों ही जगह लिखा हुआ है। हम लोग इसको कट कर सकते हैं, तो ये कितना बच जाएगा, 412.50 है ना, 41,250 हो गया। ये कितने के बराबर हो जाएगा, अब आप यहाँ पर कर सकते हैं एक चीज़ और, पहले एज इट इज़ इसको लिख लेते हैं, 35 × 11 एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 × 11 एक्स। आप चाहें तो डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, गुणा करने पर भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है, एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी थी इसके अंदर, कि ये कितने वर्ष के लिए, 3.5 वर्ष के लिए, और ये कितने वर्ष के लिए, 4.5 वर्ष के लिए। तो जो राशि ज़्यादा बड़ी वाली कौन सी होगी, 4.5 वाली होगी, तो इसको हमें प्लस में रखना था और इसको माइनस में रखना था। ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी माइनस करना है। 41,250 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करिए, 11x को कॉमन ले लीजिए, और 45 में से यदि 35 जाते हैं तो कितने बचेंगे, 10 हमारे यहाँ पर बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 41,250 डिवाइड बाय 110, और यहाँ से आपकी आ जाएगी x की वैल्यू, यहाँ ऊपर लिख देते हैं 41,250 डिवाइड बाय 110। एक जीरो से एक जीरो कट गया, राइट। 11 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और, कि ये 3.5 है और ये 4.5 है। ठीक है, हमने ये 3.5 और ये 4.5 है, तो ये यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1.0 मतलब हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं केवल 11 ही वैल्यू होगी, राइट। तो ये केवल कितनी वैल्यू हो गई, यहाँ पर 11 हो गई। इसको 11 से कट कर लेते हैं, 11 या 33, कितना बचेगा, 11 में से 3 गए तो 8, 11 7 77, और 11 5 55, और ये 1 0, तो टोटल आपका आ जाएगा 3,750 रुपये। ठीक है, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, राइट। इसी तरीके से सॉल्व किया, आप चाहे तो इसको एक बार से और देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया है। 11% है, 3.5 वर्ष है, अगेन 11% है, 4.5 वर्ष है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 412.50 रुपये। तो ये 412.50 रुपये हमें पता है कि 4.5 वर्ष के लिए दिया है, और समान राशि तो ब्याज इसका ज़्यादा होगा, तो आप चाहे तो इसको आगे लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप बाद में भी समझ सकते हो इस चीज़ को, है ना। तो ये पी या फिर कोई भी एक राशि जैसे कि हमने पहले माना था वही मानते, एक से 4.5 × 11 डिवाइड बाय 100, और वही राशि थी 3.5 × 11 डिवाइड बाय 100। इसमें भी हमने 2 जीरो से 2 जीरो, ये पूरा कट हो जाएगा दशमलव हटाने के बाद, तो ये कितना बन गया, 412.50 है ना। 11x को हमने कॉमन ले लिया, 4.5 में से 1.5 को हमें घटाना था, राइट। तो 4.5 में से 1.5 गया, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 11x ही बचेगा, है ना। ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 1.0 बचेगा, ये 10 नहीं है, ये 1.0 होगा। ठीक है, तो ये 412.50 को डिवाइड करेंगे हम लोग 11 से, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का, 3,750। तो दोनों राशि कितनी होगी, 3750, 3750 की दो राशि होगी, तो प्रत्येक धनराशि आपकी 3750 रुपये की बनेगी। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि रोहतास ने 2 वर्ष में साधारण ब्याज के तौर पर 300 रुपये का ब्याज कमाया, और समान ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 315 रुपये कमाए, राइट। तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पर क्या होगा, ये निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लें, है ना। जो पूछा गया एज इट इज उसको लिख दो, कि 2 वर्ष के रूप में कितना यहाँ पर पैसा कमाया गया, 300 रुपये। ठीक है, किसके तौर पर, साधारण ब्याज के तौर पर, और समान 2 वर्ष के तौर पर यदि उसको चक्रवर्ती ब्याज पर दिया जाता तो 315 रुपये यहाँ पर कमा सकते थे। मतलब डिफरेंस कितने का है, हम लोग ये मान सकते हैं कि डिफरेंस यहाँ पर है टोटल 315 में से 300 को घटाएंगे तो 15 रुपये का यहाँ पर टोटल डिफरेंस बनेगा। ठीक है, अब हमने एक चीज़ कल समझी थी कि यदि 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है वही दूसरे वर्ष उसका डबल होता है, तीसरे वर्ष उसका ट्रिपल हो जाता है। तो हमको यदि यहाँ पर दे रखा है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 300 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 300 का आधा यानी कि 150 रुपये होगा। यदि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये है
तो 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी कितना रुपए हो जाएगा, 150 रुपए। ठीक है, जितना हमारा साधारण ब्याज है उतना ही हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है, या फिर ऐसे बोले कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बिल्कुल समान होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। और डिफरेंस कितने का आ रहा था, हम लोगों ने जब 2 वर्ष का डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितने का बना, 15 रुपये का बना। तो बस इसको क्या करना है, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो ये पहले वर्ष का तो ये हो गया 150, दूसरे वर्ष का भी कितना होगा, 150 तो होगा, लेकिन 15 और एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 165 रुपये, यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो कुछ नहीं करना है, बेसिक सी बिल्कुल आसान सी चीज़ है कि यहाँ पर 2 वर्ष का 300 रुपये दे रखा है और यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। 2 ही वर्ष का समान ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज जो है 315 रुपये का ब्याज कमाएगा। ठीक है, वही 2 वर्ष की बात है। तो डिफरेंस निकाल दिया, डिफरेंस कितने का बना, 15 रुपये का। अब हमें पता है 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों ही इक्वल होंगे, तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, 150 रुपये, और ऑलरेडी कितना बढ़ा हुआ है, 15 रुपये बढ़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 165 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्षों में इसके वास्तविक मूल्य से 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज की दर पर कितने वर्षों में अपने वास्तविक मूल्य का 7 गुना हो जाएगी। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है या चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज दिया हुआ है तो आप इसे ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक भी नहीं, जस्ट एक लॉजिक लगाना है हम लोगों को इसके अंदर। देखो जो दिया हुआ है एज इट इज़ उसको लिख लेते हैं। 8 वर्षों में यहाँ पर हमसे बात की गई है, 8 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, अपने वास्तविक मूल्य का 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि उसकी जस्ट ट्रिपल हो जाएगी। समान ब्याज की दर पर मतलब दर उतनी ही रहेगी। कितने वर्षों में, मतलब हमें यहाँ पर दिया नहीं है कि कितने वर्षों में कितना गुना बढ़ाना है, उसको 7 गुना बढ़ाना है। ठीक है, ये गुना बढ़ाने वाले प्रश्न है, 7th टाइम्स उसे बढ़ा देना है हम लोगों को। चलो तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका एक तरीका होता है। तरीका ये होता है इसका कि गुना -1, ये फॉर्मूला में लिख रही, गुना मतलब कि उसका मल्टीपल करने वाली बात। तो जितने का मल्टीपल करना है उसमें से आप क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। डिवाइड बाय, यदि आपको दर दे रखी हो या फिर समय दे रखा हो, जो भी वैल्यू दे रखी है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो आपको क्या दे रखा है, वर्ष दे रखे हैं, यानी कि समय दे रखा है। तो यहाँ आप किसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ आप वैल्यू रख देंगे समय की। और अगर दर दिया हो रहता है तो आप आसानी से दर की वैल्यू रख सकते थे। फिर इधर भी आपका सेम फॉर्मूला लगेगा, गुना -1 डिवाइड बाय समय, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब आप इसको वैल्यू को रखें, वैल्यू को कैसे रखेंगे, पहले कितनी गुना है, 3 गुना। 3 में से आप क्या करें, 1 को माइनस कर दें। डिवाइड बाय समय कितना दे रखा है, 8 वर्ष। ये पहली वाली कंडीशन की बात हो गई। दूसरी वाली में 7 गुना, यानी कि गुना -1 7 - 1। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क है, इसको x मान लो, क्योंकि ये वाला समय जो है हमको पता नहीं है। इसने यही पूछा है कि कितने वर्षों में, समान ब्याज की दर पर कितने वर्षों में। तो आप ये लॉजिक यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। बस आपको इसको सॉल्व करना है। इसको हम लोग इधर ऊपर की साइड सॉल्व कर देते हैं। 2/8 = 7 में से 1 गए तो 6/x। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 8 का आपको 3 में गुणा करना है, 8 दिया कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 24 वर्ष आ जाएगा। तो आप क्या करिए, इस ट्रिक को लिख लीजिए। ठीक है, जब आपको 2 बार वैल्यू दी हुई हो, जैसे कि 8 वर्ष में इतना गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में ये 7 गुना हो जाएगी। अगर ऐसा प्रश्न दिया हुआ रहता है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपको इसको बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए एक बार से और यदि आप देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, यदि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो ये कितने वर्षों में, यानी x मान लें 7 गुना आ जाएगी। तो आपको इसमें से क्या करना है, 1 माइनस करना है। 3 में से 1 गए 2/8 विच इज इक्वल टू 7 में से 1 गए 6/x। इसको आप इससे कट करके निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से दोनों जगह यदि आपको दर दी हुई रहती तो आप दोनों वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हो। चलो आगे बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक निश्चित मूलधन पर 4 वर्ष की अवधि के लिए 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 1280 रुपये। ठीक है, 4 साल है, 8% है, साधारण ब्याज 1280। तो यहाँ से क्या निकलेगा, मूलधन निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यदि समान मूलधन को, मतलब इसी मूलधन को उठाना है, चक्रवर्ती ब्याज पर 10% की दर से निवेश किया जाए तो 2 वर्ष के बाद आपका टोटल मिश्रधन यहाँ पर कितना बनेगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन दर समय बटा 100। आपको जो साधारण ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1280 × 100। ठीक है, पी आपको नहीं पता है, आर की वैल्यू 4 है,
और सॉरी आर हमारा 8% है और समय हमारा 4 वर्ष है। ठीक है, तो ये डिवाइड बाय 100 उधर लिख ही चुके हैं। ओके, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 1280 इंटू 100 डिवाइड बाय 832। यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। इसको आप कट कर सकते हैं, 32 से ये कट जाएगा, 32 से ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 40 बार। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। हमने PRT/100 का फॉर्मूला लगाया। अब इस मूलधन को अपन को क्या करना है, यानी कि इस 4000 रुपये को हमें चक्रवर्ती ब्याज पर 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन निकालना है। ठीक है, यही करना है। तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 4000 रुपये की राशि है ना, 100 + 10 डिवाइड बाय 100 और इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष के लिए निकालना है तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 110/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है 4000 बाहर है, 110, एक 0 से एक 0 काट दो, ये कितना हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 40 इंटू 121, 21 चुप 84 और 4 एकम 4, 4840 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या करना था, 4000 रुपये की राशि है, 10% की दर है और 2 वर्ष के हिसाब से आपको यहाँ पर मिश्र धन निकालना था। ठीक है, तो ये हमने मिश्र धन वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ये वाला P1 + R/100 की पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यू को रखा तो 4840 रुपये आपका आंसर आ गया। तो इसमें बेसिकली आपको 2 चीज़ें निकालनी थी, एक मूलधन निकालना था और एक हमारा मिश्र धन यहाँ पर निकालना था। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन 4000 रुपये हो गया और उस पर मिश्र धन कितना हो गया 4840 रुपये हो गया। ठीक है, तो ब्याज कितना बना 840 रुपये का टोटल ब्याज बना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि घनश्याम ने 70,000 में पुरानी कार खरीदी। क्या दिया हुआ है कि 70,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी गई, इसका मूल्य प्रत्येक वर्ष 8% की दर से कम होता है। कितनी दर है हमें नहीं पता है, सिर्फ R एक कांस्टेंट दे रखा है। यदि कार 2 वर्षों के बाद, यहाँ पर दिया हुआ है 47,068 रुपये की कीमत पर बेची जाती है, तो R की वैल्यू क्या थी। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन आपका लाभ हानि में भी आता है। यहाँ पर डिस्काउंट मिलता रहता है ना, तो वैसे जैसे आप डिस्काउंट वाले प्रश्न, छूट वाले प्रश्न सॉल्व करते हो, सेम एज इट इज आप इस वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कितने % कम हो रहा है, R% कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है 100 - R/100। और कितने वर्ष तक कम हुआ है, 2 वर्ष तक कम हुआ होगा, क्योंकि 2 वर्ष के बाद तो उसको बेच दिया गया, तो 1 साल और हम लोग इसका R% से कम करेंगे। ठीक है, ये ऐसा होता है, ये 1 - R/100। तो ये 100 को उधर लेकर जाएंगे, तो ये 100 - R और ये टोटल LCM हो गया इसका। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर लिख दिया 100 - R/100। कीमत कितनी हो गई 2 साल के बाद उसकी, 70,000 से घटकर 47,068 रुपये हो गई। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है ना, ऐसे ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी का भी बनता है कि एक ज़मीन खरीदी गई थी और ज़मीन की कीमत प्रत्येक वर्ष R% से बढ़ी है। ठीक है, अगर बढ़ती है तो आप यहाँ पर प्लस कर देते और कम होती है तो हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। तो अभी यहाँ पर कार का मूल्य हर साल कम होगा, है ना, तो कम हुआ है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और अगर बोलता कि हर साल कीमत बढ़ रही है, लाइक जनसंख्या में वृद्धि हो रही है R% से, तो आप यहाँ पर प्लस कर देते। ठीक है, जैसा भी प्रश्न में बोले आप एज इट इज कर देंगे। देखो 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट हो जाएगी, तो टोटल 4 0 कट हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 100 - R का होल स्क्वायर मान ले इसको, है ना, 100 - R होल स्क्वायर। उधर क्या बचा हुआ है 47,068, इधर क्या बचा हुआ है सिर्फ 7 बचा हुआ है, इसको 7 से भाग लगा दो, क्या आएगा आंसर। देखो 7 छंग 42 होता है। ठीक है, कितना बचा 5 बचा, 7 ही 7 49, एक बचेगा, 7 दूना 14 और ये 7 चौक 28, है ना, यानी कि 100 - R का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6724, 6724। अब आपको ये बताना है 6724 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए एक ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक कैसे लगती है उसको हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, या फिर आपने आती भी होगी, आपने सीखा होगा स्क्वायर और क्यूब को कैसे निकाला जाता है। देखो जब भी हम लोग स्क्वायर बोलते हैं 1 से लेकर 9 तक में, ऐसे कौन कौन से स्क्वायर है जिसके पीछे, या ऐसे कौन कौन से वर्ग है जिनके पीछे 4 आता है। जब आप 2 का स्क्वायर करते हो तो पीछे 4 आता है। ठीक है, तो मतलब संख्या के पीछे 2 होगा, जो भी संख्या हम लोग निकालेंगे। 4 अंक है तो हम लोग बोल सकते हैं संख्या का जो वर्ग होगा वो 2 अंकों का होगा। ठीक है, एक तो 2 के पीछे 4 आता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 होता है। ठीक है, तो 8 के पीछे जब आप 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो पीछे कितना आ रहा है 4 आ रहा है।
मतलब संख्या के पीछे या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, अब आपने इस अंक को छोड़ देना है, फिर आपको इन दोनों को गिनना है कि 67 के आसपास स्क्वायर कौन सी संख्या का बनता है। मतलब 67 या इसके आसपास का जो स्क्वायर है वो किसका बनेगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर है 82 से 88 के बीच में होगा, 82 होगा या फिर 88 होगा। ठीक है, दो ही नंबर हो सकते हैं, 82 या 88। इसको फाइंड आउट करने का भी एक लॉजिक होगा कि 82 होगा या फिर 88 होगा, तो आप क्या करें 85 का स्क्वायर निकाल लें, क्योंकि 85 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। 85 का स्क्वायर कितना होता है, 72 25 होता है, राइट। 85 का स्क्वायर हमने रटा हुआ है कि 5 का स्क्वायर निकाल लो और 8 में एक संख्या बढ़ा के गुणा कर दो। 8 में एक संख्या बढ़ाना यानी 8 में 9 बढ़ाना, 8 9 72, तो 85 का स्क्वायर 72 25 हो गया। अब आप ये देखिए कि 67 24 85 के बाद आएगा या 85 से पहले आएगा। अगर 85 का स्क्वायर 72 है तो 85 से कम ही होगा, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, हमारा 82 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 82 का स्क्वायर हो गया। ये 100 माइनस आर का स्क्वायर बराबर 82 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। 100 माइनस आर की वैल्यू कितनी होगी, 82 हो गई। 100 में से 82 को घटाएंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18%, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या करना था, हमने सिर्फ ये लॉजिक लगाना था। 70,000 रुपये की जो कार खरीदी थी उसको 2 साल चलाने के बाद उसको 47,068 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ पर जो रेट है वो कितने दर से गिरी है, उसकी रेट प्रत्येक साल 18% की दर से वो रेट डाउन हुई है। ठीक है, तो 18% हो गया। मेन टास्क ये था यहाँ पर कि आप 67 24 जो इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो हमने निकाल लिया यहाँ पर कि संख्या है तो 82 या फिर 88 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो हमने 85 का स्क्वायर निकाल के देख लिया। अगर ये संख्या 67 की जगह 87 होती, मान लो एक अप्रोक्स वैल्यू मानकर चलते हैं, मान लो 87 24 हम लोगों को निकालना था। 87 24 किसका स्क्वायर होता, फिर भी हम लोग वही निकालते 82 और 88। 85 का स्क्वायर कितना है, 72, जो कि 87 से छोटा है। मतलब ये वाला जो स्क्वायर है ये किसका बन सकता था, 88 का, इसके आसपास का बन सकता था। ठीक है, तो ये ऐसे स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है। यदि आपको पूरा बेसिक से समझना है कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है तो एक बार से कमेंट करेंगे, हम लोग इस पर एक अलग से सेशन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सुरभि ने 8% साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि को उधार दिया और 10 वर्ष बाद उसे उधार दी गई राशि से 560 रुपये कम यहाँ पर प्राप्त हुए। ठीक है, तो उसने कितनी राशि यहाँ पर उधार दी थी। देखो दर कितनी दे रखी है, 8%, समय कितना दे रखा है, 10 वर्ष। ठीक है, दो वैल्यू तो दे रखी है। अब प्रश्न में थोड़ा सा लॉजिकल है, ये है तो बिल्कुल बेसिक लेकिन लॉजिक है। उसे उधार दी गई राशि से 560 रुपये कम प्राप्त होते हैं, मतलब उसने जितने भी मूलधन दिया था ना उससे 560 रुपये इसको यहाँ पर कम प्राप्त होंगे। तो कैसे निकालोगे कि उसके द्वारा कितनी राशि को यहाँ पर उधार दिया गया था। तो यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको साधारण ब्याज दे रखा है कि उसको जो राशि प्राप्त हुई है ना उससे 560 रुपये कम प्राप्त हुए, तो ये आपका साधारण ब्याज हो गया। मूलधन आपको दे नहीं रखा है, मतलब हमने यहाँ पी माना है, यहाँ पर भी पी मान सकते हैं। उधार दी गई राशि मतलब जितनी भी राशि दी थी उससे 560 रुपये कम ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। उसने स्पेसिफाई किया है कि ब्याज के रूप में 560 रुपये कम प्राप्त हुए। दर कितनी है, 8%, समय कितना है, 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, और साधारण ब्याज ही बोला था हमने, साधारण ब्याज ही लगाए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो चौक 8, दो पाँचे 10, तो ये कितना बन गया, 4/5 पी और ये 560 एज इट इज। हम क्या करें, 4/5 को इधर लेकर आ जाते हैं और 560 को उधर डाल देते हैं। तो ये 4/5 में से एक पी जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये p/5 है ना, 1/5 या p/5 बराबर ही है। अब हमें क्या करना है, p का उधर लेकर जाएंगे, 560 का 5 में गुणा कर देंगे, कितना बन जाएगा, 6 5 30, 5 5 25 और 3 28, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू हम लोगों की आ जाएगी 2800 रुपये। प्रश्न में दे रखा है, यस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, कि उसने कितनी राशि उधार दी थी, 2800 रुपये उधार दी थी और 2800 में से 560 घटा देंगे तो इसको वापस से इतना साधारण ब्याज यहाँ पर 10 वर्ष के बाद प्राप्त होगा, यदि वो बंदी 8% की दर से यहाँ पर सेल करती है तो। ठीक है, 8% की दर से राशि को उधार देती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही लॉजिक लगाना था कि यहाँ पर आप साधारण ब्याज क्या रखोगे, क्योंकि साधारण ब्याज भी नहीं है और मूलधन भी नहीं है, मतलब एक राशि आपको माननी पड़ेगी, एक वेरिएबल यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया पी, वही इसमें से 560 को घटाया, 8 × 10 डिवाइड बाय 100 किया, तो यहाँ से आपकी पी की वैल्यू निकल कर आ गई, मूलधन निकल कर आ गया 2800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए, तो ये कुछ प्रश्न जो थे साधारण ब्याज और कुछ चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड, ये आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किए। इसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से आप एक बार से ज़रूर से प्रैक्टिस करेंगे और किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट करके बताएंगे, ताकि इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ओके, चलिए सेशन को ओवर करते, मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में। 6 PM पर आपका EVS रहेगा, आप उसे ज़रूर से ज्वाइन करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।